सॉरी मीतिका, तबीयत सही नहीं थी इसलिए आ नहीं पाया। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। समर्थ ने इतना ही लिखा और अपना फ़ोन रख दिया। उधर मीत समर्थ का मैसेज देख हैरान रह गई। मित्र भी नहीं, डॉक्टर शर्मा भी नहीं, सीधे मीतिका। समर्थ को हो क्या गया है? समर्थ क्या है? मैसेज को देख मीत का मन आशंकाओं से भर गया। मीत समर्थ के इस व्यवहार का कारण नहीं समझ पा रही थी। वह कितना भी खुद को समझाने की कोशिश करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समर्थ ने इस तरह क्यों बिहेव किया। वह रात भी उसकी जागते जागते गुजर गई। अगली सुबह हॉस्पिटल पहुंची तो काफ़ी थकी थकी सी थी। दोनों रातों से वह ठीक से सो नहीं पाई थी और उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। नंदिता ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। क्या बात है? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आंखें भी सूजी हुई हैं। ऐसा लगता है कि सारी रात सोई नहीं है। सब ठीक तो है ना मीत? नंदिता ने सवाल किया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी घर में काफ़ी काम था। कल मुकुल भैया भी गए तो थकावट की वजह से नींद नहीं आई। बस इसीलिए। मीत ने बात घुमा दी। पक्का यही बात है? कोई और बात तो नहीं है? नंदिता ने दोबारा सवाल किया। मीत उसे बताना तो चाहती थी, लेकिन इस समय वह ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हाँ, कोई बात नहीं है, मीत ठंडे लहजे में बोली। कोई बात हो तो बताना। नंदिता ने मीत के कंधे पर हाथ रखा और चली गई। मीत ने गहरी सांस ली और अपना काम में मन लगाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। मीत बार बार उठती, टहलने लगती, कभी पानी पीती। उसके असामान्य व्यवहार को अर्चित अपने केबिन में बैठकर देख रहा था। उसने बहाने से मीत को अपने केबिन में बुलवाया। मिस मीत, आपने मुझे पेशेंट डिटेल्स नहीं शेयर की। मैंने बोला था ना कि एक्सेल सीट बनाकर देना। अर्चित ने मीत की ओर देखते हुए कहा। सॉरी सर, भूल गई थी। आज बनाकर दे दूंगी। मीत की आवाज़ में कोई भी चमक नहीं थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपका चेहरा काफ़ी डाउन लग रहा है। अर्चित ने सवाल किया। जी सर, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ी सी थकावट है। मीत ने खुद को थोड़ा संभाला। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मुझे बताते जाइए। डिटेल बोल दीजिए, मैं सीट बना लेता हूँ। अर्चित ने मदद का ऑफर दिया। नहीं, इतनी थकावट भी नहीं है, मैं बना लूँगी। मीत ने असहजता से कहा। डोंट वरी मिस मीत, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। आप बैठिए, जो पेशेंट आएंगे मिस नंदिता उन्हें हैंडल कर लेगी। अर्चित ने कहा तो मीत उसे मना नहीं कर सकी। मीत अपना काम तो कर रही थी, मगर उसका मन अभी भी समर्थ में उलझा हुआ था। वह बेमन से काम कर रही थी। अर्चित उसी इस बात को नोटिस कर रहा था। उसने धीरे से कॉल करके कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और मीत अपने आप में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कॉफ़ी उसके सामने आ गई। कॉफ़ी मिस मीत? अर्चित ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप मीत के सामने रख दिया। सर, कॉफ़ी? मीत का ध्यान जब उस ओर गया। अब ये मत कहना कि आप कॉफ़ी नहीं पीती हो। अपने हॉस्पिटल की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं भी पीती हैं तब भी आपको ट्राई करना चाहिए। अर्चित का व्यवहार एकदम बदला हुआ था, लेकिन मीत का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। वह चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी और काम करने लगी और अर्चित उसे कनखियों से देखता रहा। इधर गीत अपना फ़ोन लिए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि युग से बात कैसे करे। अगर मैंने कॉल किया तो युग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगी। या कर लूँ? सही तो कह रहे थे भैया कि मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। बात करने में दिक्कत क्या है? कर लेती हूँ। यही सोचते हुए गीत ने युग का नंबर टाइप किया, मगर कॉल करने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रही थी। थोड़ी देर उसने फ़ोन देखा और रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन रखा, युग का कॉल आ गया। गीत चौंक गई। मैंने तो कॉल भी नहीं किया था, फिर कॉल कैसे आ गई? कहीं गलती से कॉल लग तो नहीं गई? गीत के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव की, मगर कुछ बोलने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। तब युग की आवाज़ आई। फ़ोन उठाने के बाद बोला भी जाता है। जी, जी हाँ। आपकी चुप्पी बता रही है कि आपने पहचान लिया कि फ़ोन पर कौन है। युग ने धीरे से कहा। हाँ, गीत समझाई। ज़्यादा सोचिए मत कि नंबर आपका कहाँ से मिला। आपका नंबर मुझे मुकुल भैया ने दिया है। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा नंबर उन्होंने आपको दिया है, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि आप मुझे कॉल करेंगी, इसलिए उन्होंने आपका नंबर मुझे दे दिया था। और भैया बिल्कुल सही थे, आप तो कॉल करने से रहीं। युग हंसने लगा। ऐसी बात नहीं है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं। गीत ने हिचकते हुए कहा, बात करेंगी तभी तो समझ आएगा कि क्या बात करनी है। युग ने कहा तो गीत मुस्कुराने लगी और दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उधर समर्थ ना तो अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था, ना ही कहीं और। पूरा दिन वह ऑफिस में बेचैन रहा। किसी से भी मिलने में उसने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके मन में बार बार गीत का ख्याल आ रहा था। अगर मैंने अपने मन को काबू में नहीं किया तो पागल हो जाऊंगा। ना तो मैं काम पर फोकस कर पा रहा हूँ, ना ही किसी और बात पर। मुझे इन सब का इलाज खोजना होगा। मुझे अपने आप को इन सब बातों से बाहर निकालना होगा। गीत को मैं भूल नहीं सकता हूँ। वह मेरा प्यार है। मैंने 4 साल उसका इंतजार किया है। मैं उसे ऐसे ही किसी के हाथों नहीं जाने दे सकता, चाहे वह मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे उससे इस बारे में बात करनी होगी। आई एम श्योर, अगर मैं उसे बताऊंगा तो वह खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि गीत वही लड़की है जिसके पीछे मैं 4 साल से हूँ, तो वह खुद इस रिश्ते से मना कर देगा। हाँ, मुझे युग से बात करनी होगी। मैं गीत को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। समर्थ अपने आप से बातें किए जा रहा था। युग को सारी सच्चाई बताने के लिए उसने उसे फ़ोन किया। हेलो युग, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी, इसी वक्त। युग से बात करने के बाद समर्थ अपने आप से सवाल जवाब करने लगता है। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। युग तो उसे प्यार भी नहीं करता है। वो उसे खुश नहीं रखेगा। उसे सिर्फ मैं खुश रख सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ समर्थ राय सिंह खुश रख सकता है। जो बात युग को बाद में पता चले, वह आज ही पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा भी नहीं है। सिर्फ शादी की बात ही तो चली है। सगाई तो हुई नहीं। मुझे आज ही युग से मिलकर सारी बातें साफ करनी होंगी। मुझे और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यही सोचते हुए समर्थ ने बाइक निकाली और युग से मिलने चल पड़ा। इधर घर पर गीत और युग की कुंडली का मिलान हो रहा था। दोनों बच्चों की कुंडलियां बहुत उत्तम है। 27 गुण मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है। विवाह के लिए 3 तारीखें हैं। उत्तम है इसी माह की, यानी अक्टूबर 29 तारीख, नवंबर की 20 तारीख और दिसंबर की 6 तारीख। 3 महीने में 3 शुभ योग है। उसके बाद कोई अच्छा योग नहीं है। पंडित जी ने कुंडलियों का अध्ययन करते हुए जवाब दिया। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा योग है? नीरज ने सवाल किया। देखा जाए तो नवंबर का योग बहुत अच्छा है। आप एक कार्य कीजिए, इन दोनों बच्चों की सगाई इसी माह की 29 को कर दीजिए। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। और शादी नवंबर माह की तारीख को कर दीजिए। विवाह उत्तम फलदायक होगा। पंडित जी ने सलाह दी। आज तो 3 तारीख है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो जाएगा? सगाई फिर अगले महीने शादी। गीत की माँ ने चिंता व्यक्त की। कविता, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अभी 25 दिन से ज़्यादा है। बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और सगाई में हमें ज़्यादा लोगों को तो बुलाना नहीं है। रही बात शादी की, तब तक तो बहुत अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नीरजा ने सलाह दी। अच्छी बात है कि तब मुकुल भी यहाँ आ जाएगा। व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएंगी। राघवेंद्र ने सहमति जताई। एक काम करते हैं, युग के घर वालों से बात कर लेते हैं। फिर उन्हें जो तारीख सही लगे उसमें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। वह अपने भी पंडित को दिखाना चाहेंगे। कविता ने अपनी बात रखी तो सब सहमत दिखे। मैं आज युग के घर वालों से बात करता हूँ। नीरज भी आश्वस्त दिखे। इधर समर्थ युग से मिलने बताई जगह पर पहुंच गया। युग अभी आया नहीं था। समर्थ बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे वह युग को सारी बातें बताएगा। समर्थ यह सब सोच ही रहा था कि युग आता उसे दिखाई दिया। सॉरी सॉरी यार, आने में थोड़ा देर हो गई। शॉप पे सामान लेना था, इसलिए देर हो गई। युग आते ही समर्थ के गले मिला। कोई बात नहीं, समर्थ ने धीरे से कहा। अबे यार, अच्छे से गले मिल। इतने दिनों बाद तो हम लोग मिल रहे हैं। कोरिया जाने से पहले मिला था तू, और अब मिल रहा है। बात भी इतने ठंडे हवाओं से। अच्छे से गले लगा मेरे यार। तेरे यार का प्रमोशन हो गया है। युग ने गर्म जोशी से समर्थ को गले लगाते हुए कहा। हाँ, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। समर्थ ने बिना किसी हिचक के कह दिया। तू इतना सीरियस मुंह क्यों बनाए हुए है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात है क्या? हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर इतनी सीरियसनेस। युग ने समर्थ के शांत भाव को देखकर सवाल पूछ लिया। बात ही कुछ ऐसी है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। समर्थ इतना ही कह पाया
कि उसका गला रुंध गया। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? रिलैक्स, हम दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं। पहले अंदर बैठ। युग समर्थ को कैफे के अंदर ले गया। युग, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुझसे कैसे कहूँ। समर्थ अपनी बात कहने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। मुंह से कहे, और कैसे कहेगा? और ये बता, कोरिया ट्रिप कैसी रही? युग ने सवाल किया। ठीक रही, समर्थ ने धीमे से कहा। अब बता, बात क्या है? किस वजह से तू इतना परेशान है? और तू उस लड़की, अपनी सपनों की शहजादी के बारे में बताने वाला था, वो बात भी नहीं बताई। आज आराम से सारी बातें बता। बता, कौन है तेरी शहजादी? युग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं यह कहूँ कि तुम्हारी गीत और मेरी शहजादी एक ही है तो? आंखों में आंसू भरकर समर्थ ने कहा। तो युग चौंक गया। क्या मतलब है? कुछ समझा नहीं। युग थोड़ा असहज हो गया। मतलब कि यह है कि गीत वही लड़की है जिसे मैंने 4 साल पहले देखा था। तुम्हारी शादी उस लड़की से हो रही है जिसके साथ शादी के सपने में देख रहा था। तुम उसका हाथ थामने वाले हो, जिसका हाथ थामने के लिए मैं ना जाने कितने हाथ छोड़ दिए। युग, तुम्हें वह बिना मांगे मिल रहा है जिसे मैं हर समय दुआओं में मांगा है। गीत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, वह सिर्फ मेरी है। समर्थ ने युग को झिझोड़ते हुए कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरा और गीत का रिश्ता तय हो चुका है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमको भी तो मैंने सब बताया था कि वह मुझे कितनी अच्छी लगी। पहली मुलाकात में ही उसे मैं पसंद आ गया। और मुझे वह, मैंने तो तुम्हें सब बताया था। मेरे घर में बात हो चुकी है, उसके घर पर बात हो चुकी है। युग एकदम बावला सा हो गया। वह सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि गीत मेरी है। अब मैं उसे किसी और के पास नहीं जाने दे सकता। समर चिल्ला उठा। अगर वह तुम्हारी होती तो मेरे पास आती ही क्यों? हम दोनों परिवारों के बीच बात हो चुकी है। मैं क्या जवाब दूंगा सबको? मेरे घर पर सब कितने खुश हैं, हमारी शादी की तैयारी, और तुम कह रहे हो मैं पीछे हट जाऊं? ये मुमकिन नहीं है। युग ने समर्थ की बात को नकार दिया। सोच लो युग, तुम्हारे रिश्ते से हमारी बरसों पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। समर्थ ने युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने आज तक जो कुछ भी किया हमेशा तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी परीक्षा तक छोड़ दी थी। लेकिन आज बात सिर्फ मेरी नहीं, मेरे परिवार की है। दो परिवारों की है। अगर रिश्ता टूट गया, दोनों परिवार टूट जाएंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। कहते हुए युग ने समर्थ का हाथ अपने कंधे से हटा लिया। मेरी बात सुनो युग। समर्थ इतना ही कह पाया कि युग वहां से जाने लगा, और समर्थ उसे रोकने के लिए आवाज लगाने लगा। समर्थ आवाज लगा ही रहा था कि एक वेटर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और समर्थ चौंका। आर यू ओके सर? वेटर के इतना कहते ही समर्थ बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि अभी तक जो हुआ वह सारी बातें समर्थ सिर्फ सोच रहा था। युग तो अभी तक आया ही नहीं था। समर्थ ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा पसीने से भर गया था। जैसे उसने चेहरे का पसीना पोंछा, सामने से युग आता दिखाई दिया। समर्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे कहेगा वह युग से, और क्या रिएक्शन होगा? यह बातें सोचकर उसका दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। युग ने आते ही समर्थ को गले लगा लिया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। कैसा है मेरे भाई तू? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? युग ने गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तू बता, सब ठीक है ना? समर्थ की आवाज़ में एक डर और एक उदासी थी। मैं तो ठीक हूँ, मगर तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ, सब ठीक है? ओके है? युग ने सवाल किया। हाँ, सब ठीक है, आशंकाओं से घिरे समर्थ ने जवाब दिया। सब ठीक है तो ये मिठाई खा। और तुम सोचोगे मैं लेट क्यों हुआ, तो बताता हूँ। इस मिठाई के चक्कर में, कहते हुए युग ने लड्डू का एक पीस समर्थ के मुंह में रख दिया। मैं मीठा? समर्थ बमुश्किल इतना ही कह पाया। हाँ, जानता हूँ कि तुम्हारी उस डॉक्टर दोस्त के चक्कर में तूने मीठा खाना छोड़ दिया, मगर आज तो खाना पड़ेगा। बात ही इतनी खुशी की है, अब पूछेगा नहीं कैसी खुशी? युग के चेहरे पर लंबी मुस्कान थी। कैसी खुशी? आधा लड्डू खाते और आधा हाथ में पकड़ते हुए समर्थ ने पूछा। मेरी शादी फिक्स हो गई। अगले महीने सगाई है, और फिर नवंबर में शादी। युग ने जैसी यह बात कही, समर्थ के मुंह में लड्डू अटक गया। वह खांसने लगा। आराम से, आराम से खा। मैं जानता हूँ कि तू भी बहुत खुश होगा ये सब जानकर। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं ये सब इतनी जल्दी होगा। मैं तुझसे मिलने आ रहा था कि गीत के घर से फ़ोन आ गया। उन्होंने कुंडलियाँ मिलवाई होंगी। उनके हिसाब से
ये तारीख फाइनल हुई है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मुझे कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो भी हो रहा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। कहते हुए युग ने समर्थ को गले से लगा लिया। तू खुश है? समर्थ ने कहा। हाँ, बहुत खुश। तू जब भी उस लड़की के बारे में बातें करता था, तब मैं सोचता था कि कैसा पागल है। ये 2-4 बार देखने से इतना पगलाया घूम रहा है। मगर आज जब मैं खुद इस स्टेज से गुजर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि तू जो कर रहा था सब सही था। प्यार होता ही कुछ ऐसा है। युग बेहद संजीदगी से अपनी बात कह रहा था। कभी कभी पागलपन देना सही नहीं होता है। कुछ फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। किस्मत पता नहीं किस करवट बैठ जाए। समर्थ की बातों में गंभीरता थी। किस्मत तो होती है, वरना गीत जैसी लड़की मुझे यूं ही अचानक मिल गई। अब जैसे मुझे सही लड़की मिलने, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द तुझे भी तेरी सपनों की शहजादी मिल जाए। जैसे ये शब्द कहे, समर्थ के दिल में यह लगा मानो किसी ने रखकर दबा दिया हो। उसे अपने शरीर का रक्त नीचे की ओर बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में कुछ है ही नहीं। जो जिसके लिए बना है, वो उसी को मिलता है। तुम्हारे मेरे कहने से कुछ नहीं होता, समर्थ ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा। बात सही है। अब आराम से बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। फिर मैं तुझे बैठकर सारी बातें बताता हूँ कि कैसे हम मिले, क्या क्या बातें हुई। युग खुश होते हुए बोला। युग बैठकर अपनी और गीत की मुलाकात से लेकर शादी तय होने तक की सारी बातें बताता रहा। समर्थ उसकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। युग जब भी गीत का नाम लेता, उसका मन करता कि वो अभी उठे और युग से कह दे कि वह उसके बारे में कुछ ना बताए। मगर समर्थ चुप रहा। इस समय उसके लिए झूठी हंसी दिखाना अभी मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ? तू बहुत चुप है, युग ने अचानक से सवाल किया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कोरिया और यहाँ के मौसम में अंतर है, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। समर्थ ने कॉलर का बटन खोलते हुए कहा। अरे तो पहले बताना चाहिए था। मैं तेरे घर तुझसे मिलने आ जाता। तू कभी कुछ नहीं बताता। जब दिक्कत हो जाती है तब बताता है। युग ने चिंता के भाव से कहा। हाँ, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। समर्थ ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा। और अपना ध्यान रखना। मेरी शादी में सबसे ज्यादा रंग तो तुझे ही जमाना है। सबको पता तो चलना चाहिए दूल्हे का यार आया है। वैसे सच कहूँ, इससे पहले मुझे शादी में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब से मैं गीत से मिला हूँ, मुझे बड़ा मजा आने लगा है। शादी, हल्दी, 7 फेरे, इन सब बातों को सुनकर एक अलग ही रोमांस महसूस होता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। जब आपको हर शब्द का मतलब समझ में आने लगे, गाने के लिरिक्स समझ में आने लगे। युग अपनी बातों में मुस्कुरा रहा था। समर्थ उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा। अपना सच बताकर मैं तुम्हारे चेहरे से ये हंसी नहीं छीन सकता। युग, क्या करने जा रहा था मैं? अपना सच बताकर मैं तुमसे दोबारा नज़र कैसे मिला पाता? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए मुझे जिंदगी भर का ये दर्द भी बर्दाश्त है। शाम को घर आते ही मीत और गीत की शादी की तारीखों के बारे में पता चला। दोनों बहुत खुश हुई। मीत, जो अभी तक समर्थ के व्यवहार से दुखी थी, शादी और सगाई की बात सुनकर वह अपना दुख भूल गई। सगाई में 1 महीने से भी कम समय था, इसलिए पूरा घर तैयारी में जुट गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। युग बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मीत ने गीत को गले लगाया। हाँ, अभी तक जितना मैंने उन्हें जाना है, वह बहुत ही खुश मिजाज और सुलझे व्यक्ति हैं। बातों को घुमा फिराकर बोलना उन्हें आता ही नहीं है। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आने में दिक्कत नहीं होती है। गीत हल्की सी मुस्कुराई। किसी भी रिश्ते में आपसी तालमेल बहुत जरूरी है, वरना हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कहते हुए मीत का मन उदास हो गया। ठीक वैसा ही तालमेल जैसा तुम्हारे और समर्थ के बीच है, गीत ने कोनी मारते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। बहुत शरारती हो गई हो तुम। युग का ज्यादा ही असर चढ़ गया है। मीत ने भी बात को मजाक में टाला, मगर एक बार फिर उसके मन में समर्थ के कई शब्द गूंजने लगे। तुम पर भी जल्दी असर चढ़ेगा। तुम्हारा भी इंतजाम मैंने कर दिया है, गीत ने एक रहस्य भरी मुस्कान के साथ कहा। मतलब? मीत ने सवाल किया। मतलब तुमको शाम तक पता चल जाएगा, कहती हुई गीत वहां से अंदर चली गई। उधर समर्थ अपने रूम में आ चुका था। उसे बिल्कुल एकांत चाहिए था, इसलिए उसने बहाने से बड़े पापा के घर को छोड़ दिया। अब इस छोटे से रूम में वह अपनी दुनिया को सजा कर रखता था। वो दुनिया
जिससे बाकी सब अनजान थे। समर्थ ने अलमारी को खोला। उसमें कुछ सामान रखा था, कुछ झुमके, कुछ चूड़ियाँ, कुछ दुपट्टे। समर्थ ने धीरे से वो सामान को निकाला और उन्हें एकटक देखता रहा। आंसू की एक बूंद उस दुपट्टे पर पड़ी तो मानो उसका मन जल उठा। बहुत अरमानों से वह सब चीज़ें गीत के लिए लाया था। सोचा था जब भी वह मिलेगा सब उसे सौंप देगा। यह उसके इंतजार के पलों का हिसाब था। लेकिन आज इन चीज़ों को देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यह सब चीज़ें उसे अंदर ही अंदर जला रही थीं। अगर यही होना था मेरे साथ खिलवाड़, क्यों क्यों अगर यही होना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों मुझे उम्मीद में रखा? गुस्से में समर्थ ने उस सामान को ज़मीन पर फेंक दिया। जब तक ये सब चीज़ें मेरे सामने रहेंगी मुझे तकलीफ होती रहेगी, कहते हुए समर्थ ने उस सामान को आग लगा दी। और उस आग में उसे दिखाई दिए वो लम्हे जिनसे उसकी यादें जुड़ी थीं। समर्थ उस सामान को जलते हुए देखता रहा कि अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन भुवन राय सिंह ने किया था। समर्थ ने गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाया। हाँ बड़े पापा, कैसे हो? ठीक हूँ बड़े पापा, और आज ही तो आया हूँ। इतनी जल्दी क्या दिक्कत हो जाएगी? समर्थ ने झूठी हंसी दिखाई। मैं जानता हूँ तू परेशान है। राघवेंद्र के घर से कोई जवाब नहीं आया इसलिए। भुवन राय सिंह ने समर्थ का मन टटोला। नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी अपनी जिंदगी होती है, अपना फैसला होता है। अगर वह लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं। मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। जलते हुए सामान को देखते हुए समर्थ ने जवाब दिया। अरे उसने मना तो नहीं किया था। उसने कहा था कि उसे टाइम चाहिए। भुवन राय सिंह ने इतना ही कहा कि समर्थ ने बात काट दी। बड़े पापा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? मैं तो करूँगा। और आज तो राघवेंद्र का फ़ोन आया था। पता है उसने क्या कहा? भुवन सिंह उत्साहित थे, मगर समर्थ एक बार फिर गीत की शादी तय होने की बात नहीं सुनना चाहता था। बड़े पापा प्लीज, मुझे नहीं सुनना, समर्थ ने चिढ़ते हुए कहा। अरे सुन ले मेरे लाल, राघवेंद्र ने कहा। उसे और उसकी बेटी को शादी से कोई दिक्कत नहीं है। उसे ये रिश्ता मंजूर है बस। उनका कहना है कि शादी 6 महीने बाद हो। दरअसल उनके घर एक और शादी है, इसलिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। भुवन राय सिंह ने जैसे ही बात कही समर्थ चौंक उठा। वाट, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी शादी तो वो लोग रिश्ते के लिए कैसे मान सकते हैं? समर्थ अभी भी गलत फहमी में था। अरे इतना हीरा लड़का जिसको मिलेगा वो तो मानेंगे ही। बस उसकी भतीजी की शादी है अगले महीने, इसी महीने सगाई है, इसलिए अभी वो मना कर रहे हैं। भुवन राय सिंह ने जैसे ही यह बात कही समर्थ समझ चुका था कि कोई ना कोई बड़ी गलत फहमी हुई है। शादी उनकी भतीजी की है। क्या नाम है उनकी भतीजी का? समर्थ ने आशंका से सवाल किया। गीतिका। हाँ यही बताया था। भुवन राय सिंह के मुंह से यह शब्द सुनते ही समर्थ को धक्का लगा। और उनकी बेटी का? समर्थ ने अनजानी आशंका से सवाल किया। मिठू बुलाते हैं प्यार से उसे, वैसे उसका नाम मीतिका है। भुवन राय सिंह के मुंह से मीतिका नाम सुनते ही समर्थ के हाथ से फोन छूट गया। मीतिका? यानी मेरा रिश्ता मीतिका के लिए गया था? ओ नो। समर्थ को जैसे इस गलत फहमी का एहसास हुआ उसके पांव तले जमीन खिसक गई। समर्थ को याद आया कि कैसे उसने मीत को युग के लिए अप्रूवल दिया था। उसने खुद कहा था कि गीत और मीत की जोड़ी अच्छी रहेगी। उसे अब तक जो हुआ एक एक करके याद आने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद ही अनजाने में गीत को खुद से दूर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मैंने जिसके लिए रिश्ता भिजवाया वो गीत नहीं मीतिका थी। डॉक्टर शर्मा। ओ नो। और मिस शर्मा, युग ने जब युग का अप्रूवल मांगा तो वो गीत के लिए था। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही हाथों से अपना सब किसी और को दे दिया। और मिस शर्मा, वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? ओ नो। समर्थ का दिमाग घूम गया। वह अपने बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठ गया। जो खेल किस्मत ने उन चारों के साथ खेला था उनमें उन सबकी जिंदगियां उलझ कर रह गई थी। मीत अभी इस बात से अनजान थी कि उसके पिता ने भुवन राय सिंह को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। दोनों परिवार खुश थे। उनके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिल गए हैं। पता नहीं गीत, तुमने क्या जादू किया, मेरी अड़ियल लड़की को शादी के लिए मना लिया। आज मैंने सर से बात की और बता दिया कि शादी अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे आपके भतीजे के साथ ही करेंगे। वह तो इतना खुश हुए सुनकर कि पूछो मत। बच्चों की तरह खिलखिलाने लगे। राघवेंद्र ने खुश होकर कहा, लड़कियां शादी को लेकर थोड़ा डरती रहती हैं,
जब मैंने मीत को बताया कि समर्थ युग का दोस्त है और उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, तब मीत ने हामी भर दी। गीत बातें बनाते हुए बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि समर्थ और मीत के रिश्ते की सच्चाई किसी को पता चले। अच्छा, समर्थ बाबा युग बेटा के दोस्त हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो तुम्हारी सगाई में मैं पूरे सिंह परिवार को दावत दूंगा। राघवेंद्र की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई, मुझे तो मीत से बड़ा डर लगता है, कई बाद में मना करने लगे। नीरजा ने मुंह बनाते हुए कहा, बुआ जी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मीत ने मुझे खुद कहा लड़का पसंद है और उसने वादा किया है कि वह कोई गड़बड़ नहीं करेगी। गीत ने आश्वासन दिया। इधर परिवार में हंसी खुशी का माहौल था, उधर समर्थ के दिल में बवंडर उठ रहा था। वह अब किसी भी कीमत पर मीत से मिलना चाहता था। नहीं, मैं डॉक्टर शर्मा को इस सब में नहीं घसीट सकता। इस गलतफहमी के चलते मैं हमारी दोस्ती को खराब नहीं होने दे सकता। क्या सोचती होगी वह मेरे बारे में कि मैं उससे अपना दोस्त मानता हूँ और दोस्ती की आड़ में रिश्ता भिजवा रहा हूँ। मुझे यह गलतफहमी दूर करनी होगी, कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए। कहीं परिवार के दबाव में आकर डॉक्टर शर्मा शादी के लिए हाँ ना कर दें। मुझे उससे आज ही मिलना होगा। समर हड़बड़ी में इधर उधर टहल रहा था और उधर मीत भी समर से बात ना होने की वजह से परेशान थी। समर्थ ने दोबारा कोई कॉल नहीं की, बताया भी नहीं ना आने की क्या वजह थी। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि कभी बात ही ना करो, मगर क्या करूं, मित्र है मेरा, वो ऐसे उसे छोड़ भी तो नहीं सकते। एक काम करती हूँ, मैं ही फोन कर लेती हूँ। एक बार फिर डांट लेगा, सुन लूंगी। आखिर जिंदगी भर साथ देने का फैसला किया है, ऐसी छोटी छोटी बातों से रूठ कर बैठ जाऊंगी तो कैसे काम चलेगा। और प्यार तो वैसे भी एक दूसरे को समझने का नाम है। मैं नहीं उसे समझूंगी तो कौन समझेगा। एक काम करती हूँ, अभी फोन लगाती हूँ। मीत ने अपने गुस्से को दरकिनार कर एक बार फिर समर्थ को फोन लगाया। समर्थ ने जैसे ही मीत का कॉल देखा, उसने एकदम से फोन उठा लिया। हेलो मितिका, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मिलने भी नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे थे। मीत ने परेशान होते हुए कहा। मीत, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन जिस तरह से तुमसे बात की, जो भी मैंने किया बहुत गलत किया, और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मेरे होते हुए अब कुछ भी गलत नहीं होगा, कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं होगा। समर्थ एक सांस में कहता गया। सॉरी वॉरी गई तेल लेने, ऐसे भला कोई करता है? तुमने जो किया है उसकी कोई सॉरी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। तुम तो मुझे अपना दोस्त कहते थे, भला दोस्त के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? दोस्ती का मतलब भी पता है तुम्हें? नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। मी समर्थ के रेस्टोरेंट में ना आने की बात पर नाराज़ हो रही थी और समर्थ को यह लगा कि वह रिश्ते वाली बात पर नाराज़ हो रही है। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है रिश्ते की बात मीत को पता चल गई है। हे भगवान, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अब चुप क्यों हो, बोलो। मीत ने डांटते हुए कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ कि मैं किस सिचुएशन में फंस गया था। लेकिन अब मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। और जो भी मैं कहूँगा सब बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना, मेरी सिचुएशन को समझना। और हाँ, जो भी बातें होंगी वह सिर्फ हम दोनों के बीच रहेंगी। इन सब बातों से हमारे परिवार को दूर रखना, क्योंकि अब सब कुछ हम दोनों को ही हैंडल करना है। समर सारी गलत फहमियाँ दूर करने का फैसला कर चुका था। अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम है, शाम को मिलती हूँ। मीत ने मुँह उचकाते हुए कहा। मित्र, इस समय मेरा और तुम्हारा मिलना और बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी काम से ज़्यादा ज़रूरी है। अब और देर नहीं कर सकता, प्लीज मित्र। अगले आधे घंटे में मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पास वाले कैफे में मिलता हूँ। प्लीज मना मत करना, आ जाना। समर्थ ने जिद की। एक तो तुम जिद्दी बहुत हो। मैं आऊंगी, मगर थोड़ी देर के लिए, और ये मत भूल जाना कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मीत ने नाटकीय गुस्से में कहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो। मैं तुम्हारी इस नाराजगी को खत्म करने ही आ रहा हूँ। समर्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो मीत खुश हो उठी। उसके मन में एक बार फिर यह गलतफहमी बढ़ गई कि समर्थ उससे प्यार करता है, और शायद आज भी अपने दिल की बात ही कहने आ रहा है। मीत का मन एक बार फिर हिलोरे मार रहा था। वह बिना देर किए और बिना किसी को इन्फॉर्म किए हॉस्पिटल से निकल पड़ी। रास्ते में उसे कुछ गुलाब दिखाई दिए। उसका मन उन गुलाबों की तरह खिल गया। उसने एक प्यारा अधखिला गुलाब समर्थ के लिए खरीद लिया। ये बिल्कुल उसी तरह है
थोड़ा शर्मीला सा मगर बहुत प्यारा सा। मीत ने उस गुलाब को अपने सीने से लगा लिया। मीत ने उस गुलाब को अपने बैग में रखा और समर्थ की बताई जगह पर पहुंच गई। समर्थ वहां पहले से मौजूद था। मीत को देखते ही समर्थ ने गहरी सांस ली और दौड़ता हुआ उसके पास आया। थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे लगा तुम आओगी ही नहीं। पिछली बार जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। समर्थ ने बहुत ही बेसब्री के साथ कहा। रिलैक्स मित्र, मुझे सांस तो लेने दो। बैठो, आराम से बात करते हैं। मीत कुर्सी पर बैठ गई। समर भी उसके सामने बैठ गया। तुमसे नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ। समर बहुत बेचैनी के साथ बोला। देखो, नाराज तो मैं तुमसे बहुत हूँ, लेकिन मीत ने इतना कहा कि समर्थ ने उसे टोक दिया। तुम्हारी नाराजगी जायज है। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। समर्थ ने मीत का हाथ पकड़ लिया और अपना सर झुका लिया। मीत समझ नहीं पाई कि समर्थ इतना परेशान क्यों है। रिलैक्स समर्थ, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। और जो तुम कहना चाह रहे हो मैं जानती हूँ, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। मीत ने समर्थ के हाथ पर हाथ रखा। मित्र, प्रॉमिस करो, जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा इसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे आज रहते हैं कल भी वैसे ही रहेंगे। और मेरी बातों को सुनकर तुम मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करोगी, नाराज भी नहीं होगी। मुझे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। सच में मुझे भी नहीं पता था। समर्थ की आवाज़ और उसके हाथ दोनों ही कांप रहे थे। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और जज करने का सवाल ही नहीं। आखिर फिर हम दोस्त हैं ना। इतना तो तुम मुझे जानते ही हो। मीत ने समर्थ को भरोसा दिलाया। तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं दोस्ती की आड़ में तुम्हारे लिए क्या क्या सोचता रहा, जबकि ये सच नहीं है। मेरा मन तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। उस दिन मैं बहुत परेशान था, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। आज बहुत हिम्मत करके आया हूँ। समर्थ का गला रुन गया। समर्थ, क्या बात है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मीत ने समर्थ का चेहरा देखकर पूछा। मीतू, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। मैं तुम्हारे पापा के बॉस का भतीजा हूँ, और उन्होंने तुम्हारे पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है। मीत की आंखों में देखते हुए समर्थ ने कहा। हाँ, मैं जानती हूँ, और नाराज भी हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अपनी पहचान छिपा कर रखी और सीधा रिश्ता ही भेज दिया। मीत शर्माकर खड़ी हो गई और समर्थ से मुंह फेर लिया। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, कहते हुए समर्थ भी दूसरी ओर मुड़ गया। दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। मीत ने धीरे से बैग से गुलाब निकाला और हाथ में पकड़ लिया। वह समर्थ की ओर बढ़ी, जो कि दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा जब मेरा रिश्ता तुम्हारे घर आया होगा। तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं होगी। तुम सोच रही होगी कि जिसे मैं अपना दोस्त मानती थी, वह मेरे लिए मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मगर मेरा यकीन मानो, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो कुछ भी हुआ, सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। वह रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजा था। समर्थ ने जैसे ही ये शब्द कहे, मीत के पांव रुक गए। समर्थ का चेहरा अभी भी दूसरी ओर था। मुझे तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे दोस्ती पूरे साफ मन से की है। उसमें कहीं भी कुछ और नहीं था। समर्थ कहता, मगर मीत यह सब सुनकर धक रह गई। उसके हाथ से फूल छूट गया और वह धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। समर्थ के कहे शब्द उसके कानों में बिजली की तरह कौंध रहे थे। मैं आज इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता था। समर्थ मीत की ओर मुड़ा तो चौंक गया। उसने मीत की आंखों में आंसू देखे तो वह दौड़कर मीत के पैरों के पास आकर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि राघवेंद्र अंकल की बेटी तुम हो। समर्थ ने मीत का हाथ पकड़ा तो बेहद ठंडा था। समर्थ लगातार बोले जा रहा था, मगर मीत अभी भी चुप थी। तुम चुप क्यों हो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, तो मुझे डांटो, मुझसे नाराज हो, लड़ाई करो, लेकिन चुप मत रहो। मैं सब कुछ खो सकता हूँ, मैं अपना दोस्त नहीं खोना चाहता। समर्थ अपना चेहरा मीत की गोद में रख दिया। वो रिश्ता किसके लिए था? मीत ने कांपती आवाज में इतना कहा, और उसके आंसू समर्थ के ऊपर गिरे। वादा करो तुम ये सब बातें किसी को नहीं बताओगे, और ये बातें सिर्फ मेरी और तुम्हारे बीच में रहेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बातें किसी के सामने नहीं आएंगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा
मुझे कोई समझ भी नहीं सकता है। समर्थ ने मीत की ओर उम्मीद से देखा। किसके लिए था रिश्ता? मीत ने फिर पूछा। मुझे जज मत करना, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, समर्थ ने दर्द भरी आवाज में कहा। बताओ समर्थ, मीत ने फिर कहा। गीत के लिए। मैं गीत से प्यार करता हूँ। वो रिश्ता मैंने उसके लिए भेजा था। समर्थ ने भरे गले से कहा तो मानो मीत पर बिजली गिर गई हो। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को दबाया। वह झटके में उठी और वहां से जाने को हुई। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीत, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मेरी जो भी बातें हैं एक दोस्त की तरह सुनना और उसी की तरह जवाब देना। इस दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। समर्थ ने जैसे ही ये शब्द गए, मीत के पांव रुक गए। मैं तुम्हें सब कुछ बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह तुम्हारी बहन है। बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई। समर्थ ने बेहद हताश होकर कहा। मीत की आंखें बह निकली। समर्थ के साथ अपना भविष्य देखने के सपने और उम्मीदें सब एक झटके में चूर चूर हो गईं। वह एक बूथ सी खड़ी समर्थ की बातें सुनने लगी। मुझे पूरा सच बताओ, क्या बात है? मीत ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जो भी अब तक हुआ। तुम मुझे बताना कि मेरी गलती कहाँ थी, मैं कहाँ गलत था। सब कुछ सुनने के बाद तुम जो भी मुझे सजा दोगी, मुझे मंजूर होगी। इतना कहते ही समर्थ ने शुरू से लेकर अब तक जो भी हुआ सब कुछ मीत को बता दिया। कैसे उसने गीत को देखा, उसे प्यार करने लगा, कैसे इस बात को अनजान रहा कि मीत उसी की बहन है, और कैसे अनजाने में युग और गीत का रिश्ता तय हो गया, और एक गलत फहमी की वजह से जो रिश्ता गीत के लिए जाना था वह मीत के लिए पहुंच गया। समर्थ की सारी बातें सुनकर मीत अपने आंसुओं को काबू नहीं कर पाई। समर्थ की जिन बातों में वह अपने आप को खोजती थी, एक गलत फहमी के अलावा और कुछ नहीं था। समर्थ की आंखों में जो प्यार उसने देखा था वह कभी उसके लिए था ही नहीं। जिन गानों की पंक्तियों में समर्थ का प्यार महसूस किया था, वो गाने कभी उसके लिए थे ही नहीं। मीत का प्यार एक गलत फहमी की दीवार पर था, और आज वह दीवार ढह गई थी। तुम ही बताओ, इसमें मैं कहाँ गलत था? मेरे साथ क्या हो गया मुझे खुद ही नहीं पता। जिस लड़की से इतना प्यार करता था, उसका रिश्ता मेरे सबसे अच्छे दोस्त से हो रहा है, और ये बात मैं उसे बता भी नहीं सकता। मीत, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तुम समझ नहीं सकती कि मुझे हर पल कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मन पर कोई पत्थर रखा हुआ है। समर्थ की आंखें नम हो गईं। मीत चुपचाप उसे सुन रही थी। उसकी निगाह उस गुलाब पर गई जो वह समर्थ के लिए लाई थी। वह गुलाब ठीक समर्थ के पैर के नीचे था, उसकी भावनाओं की तरह, और गुलाब भी कुचल चुका था, और समर्थ इन सबसे अनजान था। मीत, कुछ बोलो। तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ मुझे, मैं कहाँ गलत था? किस्मत खेल मेरे साथ खेल रही थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। समर्थ बदे बादशाह होने लगा तो मीत ने समर्थ के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। मुझे इस समय एक दोस्त की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। समर्थ ने मीत के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। तब मीत को एहसास हुआ कि वह समर्थ की दोस्त भी है। आज उसे अपने प्यार को दरकिनार कर एक दोस्त की तरह सोचना चाहिए। मीत धीरे से उसका हाथ थाम लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे नसीब में नहीं होती हैं, लेकिन किस्मत हमें फिर भी उनके इर्द गिर्द घुमाती रहती है, और हम भी ये सोचते रहते हैं कि यह सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मीत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मीत, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर कोई दया करो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मेरी गलती बताओ। ये बताओ मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ परेशान होते हुए बोला। क्या तुम अभी भी गीत से प्यार करते हो? मीत ने सवाल किया। तो समर्थ के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। वह चुप हो गया। क्या तुम अभी भी उसी से प्यार करते हो, यह जानते हुए भी कि उसकी सगाई तुम्हारे दोस्त के साथ होने वाली है? मीत ने अपना सवाल दोहराया। प्यार पेंसिल से खींची गई कोई लकीर नहीं, जिसे गलत हो जाने पर रबड़ लेकर एकदम मिटा दिया जाए। प्यार तो फाउंटेन पेन की उस स्याही की तरह है, जिसकी एक बूंद कागज के कई परतों तक दिखाई देती है। धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन एकदम खत्म नहीं हो सकती है। युग से शादी की बात तो मुझे कल पता चली है, तो उसे एकदम से भूल तो नहीं जाऊंगा। उसे जिसे पिछले 4 सालों से मैं पागलों की तरह प्यार किया है। समर्थ की बातें मीत के दिल पर आघात कर रही थी।
तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे गीत से इस बारे में बात करनी चाहिए? मीत ने समर से सवाल किया। मैं फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त मेरा साथ दो। मैं सब अकेले सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं इस वक्त तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। समर्थ ने अपना हाथ आगे कर दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। रही बात मेरी और तुम्हारी शादी की है, तो परेशान मत हो। मैं अपने घर वालों को समझा दूंगी। ये बात बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कहते हुए मीत ने आंखें बंद कर लीं और अपने दर्द को अपने अंदर ही छिपा लिया। मीत, तू मेरे लिए सब कुछ है। तू नहीं होती तो मैं कैसे ये सब कर पाता? कहते हुए समर्थ मीत के गले लग गया। मीत के अंदर दबा हुआ सैलाब एकदम उमड़ आया। वह चीख कर रोना चाहती थी, मगर समय उसे इजाजत नहीं दे रहा था। तुम अब घर जाओ, रिलैक्स होकर अपना काम करो, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मीत ने समर्थ के आलिंगन से हटते हुए कहा। मीत, मैं नहीं जानता कि भगवान ने मेरे नसीब में प्यार लिखा है या नहीं, लेकिन उसने तुम्हारा जैसा दोस्त देकर मुझे कर्जदार कर दिया है। समर्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे भगवान से यही शिकायत रहेगी कि उसने मेरे नसीब में प्यार ही नहीं लिखा। मीत अपने आप में बुदबुदाई। समर से मिलने के बाद मीत अपने हॉस्पिटल वापस आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं, और जाकर चुपचाप अपने केबिन में बैठ गई। उसने पियोन से कहा कि आज सबके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे। मीत के वापस आने की खबर जैसे ही नंदिता को मिली, वह दौड़ी हुई उसके केबिन में आई, क्योंकि मीत किसी को बिना बताए हॉस्पिटल से गई थी। मिस हवा भाई, बिना किसी को बताए तू चली कहाँ गई थी? और फोन भी नहीं उठा रही थी। तुझे पता भी है कि मैं कितना डर गई थी। डॉक्टर अर्चित तुझे 4-5 बार पूछ चुके हैं, तेरा कोई पता ही नहीं है। नंदिता बड़बड़ाती हुई अंदर आई। नंदिता को आता देख मीत एकदम से उसके गले लग गई और बहुत तेज रोने लगी। सब कुछ खत्म हो गया नंदू, सब कुछ खत्म हो गया। मीत ने तेज सिसकी भरी। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? तू रो क्यों रही है? नंदिता परेशान हो उठी। नंदू, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सपने, मेरी उम्मीद, सब कुछ खत्म हो गया। वो सब झूठ था। मीत लगातार रोई जा रही थी। तू पहले बैठ यहाँ, बता मुझे क्या हुआ। नंदिता ने मीत को कुर्सी पर बिठाया और अंदर से केबिन लॉक कर दिया। नंदू, तू तो जानती है ना, मैं कभी वह चीज़ नहीं लेती थी जिसे कोई और पसंद कर लेता था। ना मैं किसी की मांगे कपड़े पहनती थी, क्योंकि मुझे हमेशा वही चीज़ चाहिए थी जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। मुझे किसी और के हिस्से की चीज़ नहीं चाहिए थी। फिर मैं अपनी ही बहन का प्यार। मीत का गला रुंध गया। तू पानी पी और आराम से बताओ कि बात क्या हो गई। तुझे सांस भी नहीं आ रही है। बता मुझे, क्या हुआ? नंदिता ने मीत को सहलाया। मुझसे सब खराब हो गया। मैंने सब खराब कर दिया। मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। मुझे उसके सपने नहीं देखने चाहिए थे। मैंने कैसे सोच लिया कि कोई मुझसे प्यार कर सकता है? मैं इतनी अंधी कैसे हो गई कि जो प्यार किसी और के लिए था, मैं उसे अपना समझ बैठी। मीत अभी भी रोई जा रही थी। अगर समर्थ ने कुछ कहा है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बता मुझे, क्या कहा उसने? अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो मैं अभी उसे फोन करूंगी और पूछूंगी कि क्या किया है उसने। नंदिता गुस्से में थी। उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही पागल थी जो प्यार और दोस्ती में भेद ही नहीं कर पाई। नहीं जान पाई कि उसे मुझसे प्यार ही नहीं है। उसे तो गीत से प्यार है। मीत के मुंह से गीत का नाम सुनकर नंदिता चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? समर्थ उसे जानता तक नहीं, वो उसे प्यार कैसे कर सकता है? नंदिता उलझन में थी। समर्थ उसी को प्यार करता है। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। कितनी बड़ी गलतफहमी में थी मैं। यह नहीं जान पाई कि वो गाने, वो शायरी, वो आंखों में प्यार मेरे लिए था ही नहीं। वो कुछ भी मेरे लिए नहीं था। मीत ने नंदिता को कस के गले लगा लिया। ऐसे मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी। तू पहले आराम से सांस ले, पानी पी, और एक एक बात मुझे बता। नंदिता ने पानी का गिलास लेकर जबरन मीत को पानी पिलाया। थोड़ी देर में मीत थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बंद नहीं हो रहे थे। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। जो चीज़ मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं थी, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी मान बैठी। मीत ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। शुरू से बताओ क्या हुआ है? अचानक से तुम इतना परेशान क्यों हो? नंदिता के इस सवाल का जवाब मीत ने शुरू से लेकर अब तक हुए सारे घटनाक्रम को बताते हुए दिया।
पूरा सच जानने के बाद नंदिता की भी आंखें भर आईं। उसने मीत को गले लगा लिया। सब मेरी गलती है। मुझे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। बिना समर्थ के दिल की बात जाने मुझे इतने ख्याल नहीं बुनने थे। मीत ने आह भरी। इसमें ना तुम्हारी कोई गलती है और ना ही समर्थ की। जो हुआ अनजाने में हुआ। लेकिन अब जो तुम लोग करोगे वह कुछ भी अनजाने में नहीं होगा। समर्थ को गीत को भूलना होगा। उसकी शादी युग के साथ होने वाली है। बेहतर यही होगा कि अब तुम दोनों एक साथ हो जाओ। नंदिता ने सलाह दी तो मीत उठ खड़ी हुई। वह गीत से प्यार करता है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मीत ने आंसू पोंछते हुए कहा। और गीत किससे प्यार करती है? वह तो समर्थ के बारे में कुछ जानती भी नहीं है। तुम क्यों उसे समर्थ के बारे में बताकर सारे रिश्ते को खराब करना चाहती हो? अगर किस्मत को गीत और समर्थ को मिलाना ही होता, इतनी बड़ी गलत फहमी ही नहीं होती। यह सब कुछ तुम्हें बहुत पहले पता चल गया होता। नंदिता ने लहजा सख्त किया। नंदू, मैं ये सब नहीं जानती। गीत का क्या फैसला होगा मैं ये भी नहीं जानती। लेकिन किसी और के हिस्से का प्यार मैं नहीं रख सकती। मीत ने गहरी सांस ली। मीत, बेवकूफ़ी मत करो। जाकर समर्थ को सब कुछ बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा सच जानने के बाद वह गीत को भूल जाएगा। नंदिता ने मीत को झिझोड़ते हुए कहा। मेरा सच जानने के बाद शायद समर्थ मुझे अपना ले, लेकिन मैं अपने आप को कभी नहीं अपना पाऊंगी। उसका प्यार चाहिए मुझे, भीख या सहानुभूति नहीं। मेरा सच जानने के बाद वह मुझ पर दया करेगा, प्यार नहीं। और मुझे ऐसी भीख नहीं चाहिए। शायद मेरे नसीब में प्यार था ही नहीं। कुछ चीज़ें भगवान हमारे नसीब में लिखना भूल जाता है। मैं भी यही समझूंगी कि शायद इस जन्म में मेरे हिस्से में प्यार लिखा ही नहीं था। मीत अपने आंसुओं को पोंछते हुए केबिन से बाहर निकल गई। नंदिता उसे देखती रह गई और सीसीटीवी कैमरे से अर्चित। समर्थ अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने मीत को अब सब बता दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच युग का फोन आता है, जो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। तू शॉपिंग पर नहीं चलेगा? यार, इतना भी क्या बिजी हो गया कि मेरे लिए तुझे टाइम ही नहीं है? युग ने शिकायती लहजे में कहा। अभी दो जगह का काम देखना पड़ रहा है, जयपुर का भी और यहाँ का भी। समर्थ ने बहाना बनाया। अरे चल ना यार, प्लीज यार, मना मत कर। तू तो जानता है मुझे गीत के लिए भी अंगूठी लेनी है, और मैंने कभी लड़कियों के लिए शॉपिंग नहीं की। लड़कियां ही आज तक मुझे गिफ्ट देती आई हैं। ये पहली बार है। मैं चाहता हूँ सगाई की रिंग बहुत ही एलिगेंट हो। युग खुश होकर बोला। देख, मेरे पास टाइम होता तो मैं चलता। समर्थ आगे कुछ कह पाता, युग ने उसे रोक दिया। तुम चल रहे हो मतलब चल रहे हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने वाली है, और तुम मेरे साथ नहीं होगे। ऐसा नहीं हो सकता है। कल शाम को हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। बस बात खत्म। युग ने अधिकार की भावना से कहा। तो समर्थ चुप रह गया। उधर मीत घर आई तो घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग शादी की बातें कर रहे थे। मीत का ध्यान गीत के चेहरे की ओर गया, जो खिला हुआ था। गीत को देखकर मीत को समर्थ के कहे शब्द याद आए, और वह उदास होकर अपने कमरे की ओर चली गई। मीत आईने में एक बार फिर अपना चेहरा देखा। जो रौनक कल उसके चेहरे पर थी, आज वह गायब थी। उसकी आंखें अपनी चमक खो चुकी थीं। चेहरा सूजा हुआ था। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। पानी की उन बूंदों में आंखों के आंसू कब धुल गए, पता ही नहीं चला। मीत अपने चेहरे को पकड़कर जमीन पर बैठ गई। क्या हुआ मेरे साथ ये सब? जो सच मुझे आज पता चला, यह मुझे पहले क्यों नहीं पता चल गया? क्या मैं इस लायक भी नहीं कि कोई मुझे प्यार करे? क्या जिंदगी भर मुझे इसी दर्द में रहना पड़ेगा? मेरी वजह से समर्थ और गीत एक नहीं हो पाए। मीत करा उठी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर माँ थी। आते ही सीधा अंदर घुस गई। गीत से तो मिल लेती, वो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। गुड ज्वेलर्स ने बुक भिजवाई है। अंगूठी पसंद कर ले, कुछ दिन में बनकर आ जाएगी। माँ ने बाहर से ही आवाज लगाई। आ रही हूँ माँ। आंखों में धूल चली गई, इसलिए जलन हो रही है। साफ करके आती हूँ। मीत ने अपने आंसू पोंछते हुए अंदर से ही कहा। 10 मिनट में बाहर आ, तेरे पापा समोसे लाए हैं। कहते हुए माँ किचन की ओर चली गई। मीत एक बार फिर अपना चेहरा देखने लगी। क्या मैं ये कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी कि कोई जब आपको प्यार करता है तो कैसा लगता है? किसी की आंखों में सिर्फ आपका इंतजार हो, वह आंखें कैसी होती हैं? यह सब कुछ मुझे कभी महसूस नहीं हो पाएगा। मैं कभी नहीं जान पाऊंगी किसी का प्यार चेहरे पर रौनक कैसे ला देता है।
मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। और मुझे इसी सच्चाई के साथ जीना है। मीत ने मुश्किल से अपने आप को संभाला। शाम के समय समर्थ युग के साथ शॉपिंग पर गया। वहाँ युग का पूरा परिवार उसके साथ था। उन सभी के चेहरों की खुशियां और समर्थ के लिए अपनापन और युग की आंखों में गीत के लिए प्यार देखकर समर्थ का मन बेचैन हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, ये सब कितने खुश हैं और उत्साहित भी। अगर इन्हें मेरा सच पता चला तो इन सब की खुशियां तबाह हो जाएंगी। शायद गीत मुझे मिल जाए, लेकिन मैं अपने दोस्त को, इस परिवार को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने देर कर दी। मैं अब गीत को कभी नहीं पा सकता। जो बात अभी तक किसी को नहीं पता थी, आगे भी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। इस परिवार की खुशी के लिए यह मेरे प्यार का खत्म हो जाना ही जरूरी है। शायद इस जन्म में मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है। समर्थ ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छिपा लिया। उधर मीत गीत के पास बैठी थी। समर्थ के बारे में गीत से बात करना चाहती थी। तुम खुश तो हो ना गीत? मीत ने सवाल किया। हाँ, बहुत खुश हूँ। दोनों परिवार खुश हैं। सब लोग खुश हैं। तो भला मैं क्यों ना खुश हूँ? ज्वेलरी बुक के पन्ने पलटते हुए गीत ने जवाब दिया। तुम्हें समर्थ कैसा लगा? मीत ने एकदम सवाल किया तो गीत उसका चेहरा देखने लगी। समर्थ? उनसे तो मैं कभी मिली ही नहीं, मगर जितना मैंने तुम्हारे मुंह से और युग जी के मुंह से उनके बारे में सुना है, मुझे लगता है वह बहुत अच्छे इंसान है। गीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। समर्थ और युग में कौन ज्यादा अच्छा है? मीत ने अगला सवाल किया तो गीत असहज हो गई। ये कैसा सवाल हुआ? गीत ने मीत को सवालिया नजरों से देखा। अगर मैं कहूँ कि तुम युग के बजाय, मीत इतना ही कह पाई कि गीत के फोन पर युग का फोन आ गया। एक मिनट, लगता है उन्होंने रिंग पसंद कर ली है। कह रहे थे कि जैसे ही रिंग मिल जाएगी फोन कर दूंगा। कहते हुए गीत ने फोन रिसीव कर लिया तो मीत वहां से उठ गई और बालकनी के पास जाकर सोचने लगी। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि गीत से बात करने की। वो इतनी खुश है कि मैं कैसे बता दूं उसे। मैं समर्थ को क्या जवाब दूंगी अब? मैं उसका प्यार उसके लिए नहीं ला पाई। हे भगवान, कैसे धर्म संकट में डाल दिया है मुझे। गीत को भी खुश देखना चाहती हूँ और समर्थ को भी, लेकिन जो हो रहा है उसमें किसी की खुशी छीनना तय है और उसकी गुनहगार मैं हूँ। मीत बालकनी से गीत को खुश हो युग से बात करती हुई देखने लगी। मीत गीत से कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उधर समर्थ भी युग और उसके परिवार को खुश देखकर अपने कदम पीछे खींचने लगा। जिस दिन से यह घटना हुई, मीत का मन उदास रहने लगा। वह ना ज्यादा किसी से बात करती, ना मिलती, बस चुपचाप अपना काम करती। अर्चित उसमें आए इस बदलाव को देख रहा था। उसे मीत के चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका सीनियर होने के नाते उससे बहुत ही मैत्रीपूर्ण बात भी नहीं कर सकता था। समर्थ का कॉल भी मीत के पास बहुत ही कम आता था। जैसे जैसे युग और गीत की सगाई की तारीख नजदीक आ रही थी, समर्थ के चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही थी और इस बात का एहसास मीत और समर्थ दोनों को था। आज दोनों कई दिन बाद फिर कैफे में मिले थे, लेकिन अब दोनों के चेहरे से वह हंसी और उत्साह गायब था। क्या ऑर्डर करूं, कॉफी या चाय? बिना समर्थ की ओर देखे मीत ने कहा। कुछ भी ऑर्डर कर लो, समर्थ ने बेहद अनमने भाव से कहा। समर्थ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। गीत और युग की शादी की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। 15 दिनों बाद दोनों की सगाई है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई गीत से बात करने की। मीत ने अपनी बात कही। जो हो रहा है उसे होने दो। और हाँ प्लीज, आगे से मेरे सामने गीत का नाम मत लेना। मैं उससे जुड़ी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। समर्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। लेकिन इसमें गीत की तो कोई गलती नहीं है। उसे तो कुछ पता भी नहीं है। मीत ने कहा तो समर्थ और चिढ़ गया। हाँ, गलती मेरी है, जो बेवकूफ़ों की तरह उसे प्यार करता रहा। उसने 4 साल से आए हुए तमाम रिश्ते दरकिनार कर दिए, सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए। ऐसा नहीं था कि उससे खूबसूरत लड़की थी ही नहीं कोई। मैं चाहता तो मैं भी भटक सकता था, एक से एक अच्छी लड़कियों के साथ शादी कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करनी थी, इसलिए इंतजार करता रहा उसका। समर्थ ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर दे मारा। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। किसी को प्यार करना, उसके बाद उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन गीत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मीत ने फिर कहा तो समर्थ और नाराज हो उठा। तुम क्यों बार बार उसका जिक्र मेरे सामने कर रही हो? तुम उसका नाम लिए बिना कोई बात नहीं कर सकती हो?
उसकी शादी युग से हो रही है ना, बस होने दो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और तुम प्लीज उसका नाम मत लेना मेरे सामने, तो बिल्कुल भी नहीं। समर्थ की इस नाराजगी से मीत का दिल और दुख गया। समर्थ, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, इसलिए जो सच है उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। और नाम क्यों नहीं सुनोगे? वह मेरी बहन है और तुम्हारे दोस्त की होने वाली, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लें। मीत ने भी नाराजगी भरे स्वर में कहा, मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है और मेरे दोस्त युग से। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और तुम किस स्थिति को स्वीकार करने की बात कर रही हो? मैं चाहता तो युग को सब सच बता देता और 2 मिनट लगता उसे इस रिश्ते को तोड़ने में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। समर्थ ने ऊंची आवाज में कहा। तो मीत भी भड़क उठी। तो क्यों नहीं किया? कर देना चाहिए था ना। किस पर एहसान किया? मुझ पर या अपने आप पर? अगर आप प्यार करते हैं तो फिर प्यार को जताना भी आपको आना चाहिए था। जब पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था तो उसी वक्त उसका हाथ पकड़कर कह देते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आज आपको मुझे उन सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। गीत को सपने नहीं आ रहे थे कि आप उससे प्यार करते हैं, ना ही मुझे आ रहे थे। मीत का स्वर रुआंसा था। मीत की आंखों में आंसू देख समर्थ का चेहरा और उदास हो गया। आई एम सॉरी यार, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। मुझे समझने की कोशिश करो मित्र, मेरे अंदर तूफान उठ रहा है। जो हो रहा है मैं उसे बदल भी नहीं सकता और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? 4 साल का प्यार 4 दिन में तो नहीं भूल सकता मैं। समर्थ की आवाज में एक दर्द था। मैं तुम्हें कुछ भी भूलने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों में मुझे गीत के लिए नफरत दिखाई दे रही है। अगर तुम इसी तरह से उसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी हालात को समझ नहीं पाओगे। खुद को उसकी जगह रख कर देखो। हर चीज को ठीक होने में समय लगता है। वक्त को अपना काम करने दो। कुछ भी जबरदस्ती भूलने की कोशिश मत करो। और हाँ, जिससे प्यार होता है उससे नफरत नहीं हो सकती है। प्यार करने का अंत हासिल करना नहीं है, उसे खूबसूरत याद भी बनाया जा सकता है। मीत ने समर्थ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी मीत, प्यार क्या होता है, क्योंकि तुमने कभी प्यार किया ही नहीं है। जब तुम्हें प्यार हो जाएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि शख्स को भूलने के लिए कितनी यादों से लड़ना पड़ता है। समर्थ की आवाज सुनकर मीत के चेहरे पर उदासी छा गई। वह मन ही मन कहने लगी, तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं समझ सकती। इस वक्त जो मैं झेल रही हूँ वह तुम भी नहीं समझ सकते। तुम तो सिर्फ कुछ यादों को मिटाना चाह रहे हो और मैं हर रोज तुमसे मिलती हूँ यह सोचकर हर रोज मुझे तुम्हारे लिए अपना प्यार खत्म करना है। जो पिछले 5 महीने मैंने तुम्हारे साथ बिताए वो बस एक धोखा थे और कुछ नहीं। क्या हुआ, चुप क्यों हो? समर्थ ने मीत की चुप्पी देखकर कहा, कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि बहुत दिन से तुमने कोई शायरी नहीं सुनाई। मीत ने बात बदलते हुए कहा, शायरी? हंसकर, मेरी जिंदगी एक दर्द भरी गजल बन चुकी है। मेरे पास कोई शायरी नहीं है। होगी भी कैसे? जिसके लिए वह शायरियां थी आज वही मेरा नहीं है। समर्थ अपनी हंसी में अपना दर्द समेटे था। चलो, आज एक शायरी मैं सुनाती हूँ, मीत ने हंसकर कहा। अच्छा, तुम कब से शायरी करने लगी? समर्थ ने हैरानी से देखा। बस ऐसे ही, इरशाद मोहतरमा, हाफिज साहब की पंक्तियां हैं। क्या गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं। वो मुझे समझा तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। इश्क से बचकर भी बंदा कुछ नहीं होता, मगर ये भी सच है कि इसमें बंदे का बचता कुछ नहीं। मीत ने जैसे ही ये पंक्तियां समाप्त की कि पीछे से तालियों की आवाज सुनाई दी। वाह वाह, क्या बात है मोहतरमा। मीत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अर्चित खड़ा था, जो मीत की गजल सुनकर तालियां बजा रहा था। आगे की कहानी